हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने बहुत सारे टैली के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स को क्लियर किया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है कि लेज़र को किसके अंडर रखना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं जिनका हिंदी के अंदर वो अर्थ भी है कि कौन-सा ग्रुप किसके अंडर आता है। कल को यदि आप टैली के अंदर कोई लेज़र बना रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि अंडर ग्रुप कैसे रखा जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 28 ऐसे ग्रुप है जो टैली के अंदर होते हैं। तो जिनमें मेन ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि किसको किसके अंडर रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रुप का हमारा यहाँ नाम होने वाला है सन्ड्री डेटर। मैंने आपको बताया था कि जिन ग्राहकों से आपको क्या लेना होता है, पैसा लेना होता है। कल को यदि आप कोई सामान बेच रहे हो, तो जब आप सामान बेच रहे हो तो आगे वाली पार्टी क्या करेगी? सामान तो लेके जाएगी लेकिन आपको क्या देगी? पैसा। तो याद रखना, सन्ड्री डेटर जो होता है वो हमें जिन ग्राहकों से पहला पैसा लेना है उसके अंडर रखा जाता है। फिर बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर की। सन्ड्री क्रेडिटर वो जब हम किसी से सामान उधार खरीद रहे हैं, तो सप्लायर्स को क्या देना होता है? पैसा देना होता है, क्योंकि हमें सामान बेचना भी होता है और बेचने के लिए हमें क्या चाहिए? हम होलसेलर के पास जाएँगे, वहाँ से सामान खरीद के आएँगे और 7 दिन का वो टाइम देगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर उस पार्टी को रखना होता है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या-क्या हो सकते हैं? कल को यदि आप अपनी दुकान का किराया भी दे रहे हो, तो ये भी आपके लिए खर्चा हो रहा है। तो वैसे ही बिजली का बिल दे रहे हो, किराया दे रहे हो, वेतन दे रहे हो, ऐसे जो भी खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर जाएँगे। आगे बात करते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी खर्चा तो होगा, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम भी तो हो सकती है। तो कभी-कभी आपको क्या होगा? कमीशन मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। तो यदि ऐसी चीज़ें भी यदि आपके साथ हो रही है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। उसके बाद बात करते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की। कल को आपको जीएसटी और ये सब ऑन करना होगा, तो जीएसटी लगाने के लिए अंडर ग्रुप जो आता है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आता है। टैक्स से जुड़े जितने भी लेजर हैं, वो इसके अंडर आएँगे। कैपिटल कौन होता है? तो मैंने आपको बताया, अपने मालिक यानी कि जो भी कंपनी की शुरुआत कर रहा है और कंपनी में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैपिटल अकाउंट होता है। आइए चलिए इनको थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो आपने कस्टमर से 5,000 की बिक्री की है, 5,000 की बिक्री मतलब आपने सेल्स किया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले ये हमने सामान बेचा है, हमारे पास पैसा आएगा। एक कस्टमर का लेजर आपको बनाना है और उसका ग्रुप जो होगा वो सन्ड्री डेटर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा समझ में आया। तो आइए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और नीचे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें अपने साथ हो सकती है। ग्रुप का नेम है कैपिटल अकाउंट। मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी या निकाली गई रकम, यानी कि जो भी ड्राइंग्स होती है इस ग्रुप के अंदर आता है। कल को आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे तो आपका ड्राइंग्स बन जाएगा। साथ ही साथ सन्ड्री डेटर्स मैंने समझा दिया, वो ग्राहक जिनसे आपको क्या लेना है? पैसा लेना है, यानी आपने उधार में माल बेचा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने बता दिया, वो सप्लायर्स जिन्हें पैसा आपको देना है, यानी आपने उधार में क्या खरीदा है? माल खरीदा है। बैंक अकाउंट से समझ सकते हो, यदि कल को एचडीएफसी बैंक से निकाल लो पैसे या एसबीआई से लेके आ रहे हो, तो ये आपके बिजनेस के सभी बैंक अकाउंट होते हैं जो बैंक के अंडर ही जाते हैं। कैश इन हैंड का मतलब ये होता है कि आपके पास मौजूदा कैश कितनी है, वो दिखाने के लिए कैश नाम से लेजर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी वीडियो के अंदर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आपको समझ में आना चाहिए, बिक्री से जुड़ी जो भी आप लेन देन करोगे वो सेल्स लेजर में करोगे और ये ग्रुप अंडर किसके आएगा? सेल्स के। परचेज का मतलब होता है खरीदी हुई, यानी खरीदने से जो भी जुड़ी हुई, यानी आप जो भी सामान खरीद रहे हो, माल खरीद रहे हो यानी होलसेलर से, तो वो आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मैंने बताया था कि वो खर्चे जो प्रोडक्ट बनाने में सीधे नहीं लगते, जैसे रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, वो इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मतलब सीधे प्रोडक्ट बनाने से जुड़े खर्चे, जैसे रॉ मटेरियल। एक बोतल ले ली, एक बोतल आपको बनानी है पानी की, आप क्या करोगे? ढक्कन अलग लोगे, लेबर उसका अलग लोगे, लेबल बनेगा, फिर उसे पैक करोगे, पानी डालोगे, तो ये सभी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सीधे प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट बता दिया। अब इनडायरेक्ट इनकम, वो आमदनी जो मुख्य बिजनेस से अलग हो, जैसे आपको कई पैसे आपने उधार दे रखे हैं, तो आप उसका ब्याज ले रहे हो, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। आपको कमीशन कहीं से प्राप्त हो रहा है, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम की बात करें अब, चलिए डायरेक्ट इनकम बताता हूँ। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे इन सभी को दिखाया जाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। तो मुख्य बिजनेस की आमदनी जैसे सेल्स से हुई आपकी, यानी आपने कोई भी बेचा और जो भी बेचा तो आपके पास क्या आई? डायरेक्ट इनकम आई। और जैसे ही कोई भी सामान आप बेचते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है जो हाथों हाथ, तो ये आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बात करें, सभी टैक्स लेजर जैसे कि आप जीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का सब बनाओगे, तो वो सभी टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आएंगे। लोन दो प्रकार के हो सकते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर। जब आप बैंक वगैरह से लोन लोगे तो वो सिक्योर होगा, और अनसिक्योर का मतलब यदि बिना कागज के लोन लेते हो,
जैसे रातोड़ी में लिया जाता है या दोस्तों से ले रहे हो, फ्रेंड से ले रहे हो, तो वो अनसिक्योर लोन हो गया। अब बात करते हैं प्रोविजन क्या होता है। देखिए भविष्य के खर्चों के लिए बनाए गए रिजर्व, मतलब आपने कहा कि कल को मान लो आपकी दुकान कम चल रही है, लेकिन आपके अंदर जो आदमी काम करे उनको तो आपको पैसा देना पड़ेगा, या फिर आपको कोई टैक्स भरना है, तो उसके लिए क्या कर देते हो, पहले से ही अपना कुछ अमाउंट अपने सैलरी का रिजर्व रख देते हो, इसे कहते हैं प्रोविजन। फिक्स एसेट तो मैंने आपको बता रखी है, स्थायी संपत्ति, जैसे आपके पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये सभी आपकी स्थायी संपत्ति है, इनको बेचने पर क्या आता है, पैसा। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहाँ का इन्वेस्ट किया, कुछ शेयर ले रखे हैं, शेयर मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, एफडी कर रखी है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो ऐसी लाइबिलिटी जो करंट है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी आपको पे करना है, जो आपको देना होता है, वो होती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज होती है जो पैसा आपको देना है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, टैक्स पेएबल हो गया, तो ये सब क्या है कि आपको वो सब पे करना है, तो ये करंट लाइबिलिटीज हो गई। करंट एसेट्स की बात करें तो वो संपत्ति जो जल्दी क्या बन जाती है, नकद बन जाती है। कल को यदि आप स्टॉक कल को आप जैसे स्टॉक वगैरह देते हो, तो जैसे स्टॉक क्या होता है कि आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक होता है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक में आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे जब आप बेचोगे आपका सामान, तो आपको क्या आएगी, पैसा आएगा, जल्दी जल्दी पैसा बन सकता है। कल को किसी को उधार दे रहे हो सन्डी डेटर से आपका, तो उसका भी क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारी करंट एसेट्स होती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर स्टॉक इन हैंड क्या होता है, यानी आपकी इन्वेंट्री में जो सामान स्टोर में है। कहते हैं ना कि कल को आपने मान लो 3 लाख का सामान इकट्ठा किया है और पीछे मान लो 10,000 के प्रोडक्ट बच गए, तो वो आपका स्टॉक इन हैंड है। ब्रांच डिवीजन की बात करें तो अगर आपकी कंपनी की मान लो हमारा कोई भी ऐसी कोई ब्रांच है, तो उसका भी लेखा जोखा इस ग्रुप में कर सकते हैं। तो ये होती है ब्रांच डिवीजन, जिसमें अपन 2-3 ब्रांच को मैनेज कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया, और इस वीडियो के अंदर उम्मीद है मुझे पूरा समझाने में आपको सेटिस्फाई हुए होंगे। यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट क्रिएट होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।